गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7th साइंस का चैप्टर 9 सॉइल का पार्ट 4, जहां पर हम आज देखेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। ये 9.7 है सॉइल एंड क्रॉप्स। पार्ट 3 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जहां पर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मॉइस्चर इन सॉइल और एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल तक स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में। देखेंगे ये आपकी बुक के पेज नंबर 102 यानी 102 से स्टार्ट होगा, जहां पर लिखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। In some part there is clay soil, in some part there is loamy soil, while in some parts there is sandy soil। कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 टाइप के सॉइल की स्टडी की थी प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ पर उन्हीं 3 टाइप्स के बारे में लिखा है कि कुछ पार्ट में क्ले सॉइल है, कुछ पार्ट में लोमी सॉइल है और कुछ पार्ट में सैंडी सॉइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब सॉइल को देखो कि अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं, यानी अफेक्ट करने का मतलब ये है कि उनकी फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, यही होता है इफेक्ट। तो यहां पर लिखा है कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। These are some important climate factor which affect the soil profile and bring change in the soil structure। ये कुछ climate factors हैं जो कि soil profile के बारे में लिखा है कि soil profile के structure को ही change कर देते हैं। ठीक है, the climate factor as well as the component of soil determine the various type of vegetation and crops that might grow in any region। ठीक है, कि क्लाइमेट रीजन के साथ साथ यदि हम देखें तो जो सॉइल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की सॉइल में किस टाइप के क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। जैसे यहां पर लिखा है, नीचे देखेंगे पेज नंबर 103 पर ऊपर से सेकंड पैराग्राफ, जहां पर लिखा हुआ है कि क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेरल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो जो क्ले एंड लोमी सॉइल्स होते हैं ये सेरल्स यानी अनाज के लिए, ठीक है, अनाज के लिए, जैसे यहां पर कुछ अनाज लिखा है व्हीट यानी गेहूं एंड ग्राम्स यानी चना, तो इन जैसे अनाजों को ग्रो करने के लिए क्ले एंड लोमी सॉइल को बेस्ट बताया गया है। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। ठीक है, इन सॉइल में वाटर को रिटेन करने की क्षमता ज्यादा होती है ना, वाटर को ग्रहण करने की, अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता ज्यादा होती है। फॉर पेडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर आर आइडियल। अब देखिए यहाँ पर पैडी यानी धान, जिससे चावल बनता है। ठीक है, उसके लिए बोला कि ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो यानी जैविक पदार्थ जिसके अंदर हो, ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हो, एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, और वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी पैडी की फसल को ग्रो किया जा सकता है। फॉर लेंटिल्स यानी मसूर की दाल को बोलते हैं लेंटिल्स। ठीक है, एंड अदर पल्सेस, और जो और भी दालें हैं उनके लिए बोला है कि लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। तो जो दालें होती हैं जैसे लेंटिल्स बोला और भी दाल है, इनके लिए लोमी सॉइल चाहिए। लोमी सॉइल कैसी सॉइल होती है जिसमें वाटर इजीली ड्रेन हो जाता है, यानी वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ये पानी को ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रखता। ठीक है, पानी को ड्रेन कर देता है ना, बहा देता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। ठीक है, आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, सैंडी, लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली। और कॉटन के लिए यानी कपास जिसकी खेती की जाती है, बेसिकली उसके लिए ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक सॉइल के बारे में नहीं दिया है, यहाँ पर सॉइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पर उन 3 कैटेगरीज के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं। तो लिखा कि फॉर कॉटन सैंडी, लोम और लोम। ठीक है, कि सैंडी लोम यानी साथ में देखें कि सैंडी लोमी एक साथ मिक्स होना चाहिए, या तो लोमी सॉइल होना चाहिए जिसमें वाटर इजीली ड्रेन हो जाए। तो ये कपास के लिए या कॉटन के लिए एक आइडियल सॉइल है। कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर एंड मोर सुटेबल, और ऐसे सॉइल्स में वाटर को तो ड्रेन कर दिया जाता है लेकिन एयर को होल्ड कर लिया जाता है, मतलब एयर यानी हवा को ये अपने अंदर रख लेती है। ठीक है, इसी के आगे देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है क्रॉप such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile। ठीक है, किसके बारे में लिखा है कि व्हीट के क्रॉप्स के बारे में लिखा है कि व्हीट की जो क्रॉप्स है वो फाइन क्ले सॉइल पर ग्रो करती है। क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि ऐसे सॉइल्स पर ह्यूमस का अमाउंट ज्यादा होता है, और ये इनके बारे में लिखा है कि ये वेरी फर्टाइल्स होते हैं। ठीक है, फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स एंड फार्मर द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स grown in your area, enter the data in the following table 9.2।
आपकी बुक में ही देखेंगे पेज नंबर 104 पर एक टेबल है 9.2, वहां पर आपको कुछ डाटा फिल करना है जहां पर टाइप्स ऑफ सॉइल लिखा है एंड क्रॉप ग्रोन लिखा है कि किस टाइप की सॉइल में किस टाइप के क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है। इसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, या आपके आसपास कोई फार्मर्स होंगे उनकी हेल्प ले सकते हैं। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि किस टाइप के सॉइल में राइस की प्लांटिंग की जाती है, यानी चावल की खेती के लिए किस टाइप का जो सॉइल है वो सुटेबल होता है। एंड सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, कि कैसी सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जिसका परकोलेशन रेट हायर है या ऐसी सॉइल जिसका परकोलेशन रेट लोअर है यानी कम है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड के कॉलम पर लिखा हुआ सॉइल एरोजन, जिसको हम मृदा अपरदन बोलते हैं। तो ये देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज एरोजन, कि जब सॉइल का रिमूवल होता है या लैंड का रिमूवल होता है, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जैसे वाटर की वजह से, विंड की वजह से या आइस की वजह से, तभी हम उसको सॉइल एरोजन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल, कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं, चाहे वो छोटे प्लांट्स हो चाहे बड़े प्लांट्स हो, वो फॉर्मली बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, यानी पकड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज, यदि प्लांट नहीं है तो वहां की जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी। ठीक है, सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, तो और ये आसानी से फिर, ठीक है, विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा आसानी से अपनी जगह से मूव कर जाएंगे। erosion of soil is more served in area of little or no surface vegetations। ठीक है, सॉइल एरोजन ऐसी जगह पर देखा जा सकता है जहां पर या तो बिल्कुल भी प्लांट नहीं है, ठीक है, या बहुत कम अमाउंट में प्लांट है या वेजिटेशंस है। एंड नाउ सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स, जैसे डेजर्ट का एरिया हुआ या बेयर लैंड, या जिसको हम बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर सॉइल एरोजन को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। So cutting of trees and deforestation should be prevented and effort should be made to increase the green areas। इसीलिए cutting of trees और deforestation के लिए मना किया जाता है लोगों को कि आप पेड़ मत काटिए, जंगलों को मत काटिए, और ये इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये एफर्ट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को ग्रीन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ताकि सॉइल एरोजन जैसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आप आपकी बुक के पेज नंबर 103 पर देखेंगे, जहां पर एक केस स्टडी है, जहां पर 3 बच्चे हैं, जॉन, रशीदा एंड राधा। ये सुहागपुर मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहां पर गए हुए थे, लीलाधर दादा के यहाँ एंड संतोष मालविया के यहाँ, जहां वो दोनों मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पर इनका कुछ कन्वर्सेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में कि क्या कन्वर्सेशन होता है और कैसे होता है। तो ये बच्चे जो हैं वो पूछते हैं दादा से कि आप मिट्टी कहां से लेकर आते हैं बनाने के लिए। तो दादा उनको आंसर देते हैं कि ये बैरन लैंड की मिट्टी है, काली मिट्टी है, जहां से हम लेकर आते हैं। फिर दादा उनको बताते हैं कि हम इस मिट्टी से इनके जो इम्प्योरिटीज हैं, लाइक पेबल्स, लीव्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, उनको हम हटाते हैं। फिर इनमें घोड़े की लीद या शिट ऑफ हॉर्सेस जो है वो मिलाते हैं, और उसको मिलाने के बाद इसको गूंथा जाता है। फिर जो चाक होता है घुमाने वाला, उसमें रखकर मनचाही आकृति का बर्तन बनाया जाता है। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है मिट्टी में। ठीक है, तो आपको ये नोटिस होगा, आपको ये पता होगा कि किसी भी मिट्टी के बर्तन को गर्म किया जाता है। ठीक है, सुखाने के बाद, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उनको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या होता है, दादा बताते हैं कि गर्म करने पर जो है घोड़े की लीद जल जाती है, और जब घोड़े की लीद जल जाती है तो जहां जहां पर घोड़े की लीद होती है, ठीक है, तो उन जगह पर पोर्स बन जाते हैं। पोर्स यानी छोटे छोटे छेद हो जाते हैं मटकों के अंदर। आपने देखा होगा गर्मियों के समय यदि आपके घर में मटके पर पानी रखा होगा तो मटके के चारों तरफ पानी की बूंदें नजर आने लगती हैं आपको। ठीक है, ये घोड़े की लीद की वजह से होता है, क्योंकि घोड़े की लीद जब जल जाती है तो वहां पर छिद्र बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। तो उन छेद से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पानी बाहर की तरफ आता है। जब पानी बाहर की तरफ आता है, ठीक है, और बाहर की तरफ आने के बाद मटके के चारों तरफ जम जाता है, और ठीक है, फिर उसका क्या होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका बाहर के एटमॉस्फेयर से, और पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से मटके के अंदर का जो पानी है वो हमेशा ठंडा बना रहता है। इसीलिए घोड़े की लीद मिलाना कंपलसरी होता है मटका या सुराही बनाते समय। तो ये छोटा सा कन्वर्सेशन था, छोटा सा केस स्टडी था, ठीक है, जिसके बारे में आपको समझाने के लिए बताया गया था। ठीक है, कि मिट्टी के बर्तन या घड़े या सुराही किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। 4 पार्ट में चैप्टर खत्म हुआ है।
ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा चारों पार्ट्स की, इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स भी आप लोग देख लें, और जहां कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर यहां पर हुआ क्लोज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।